मध्य प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी फिर मैदान में है। जनता का आशीर्वाद लेने जन आशीर्वाद यात्रा का दौर चल रहा है। हालांकि इससे पहले 2013 और 2018 के चुनाव में भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा चुकी है, लेकिन इस बार इसके स्वरूप और मायने अलग अलग हैं। पहले जन आशीर्वाद यात्रा एक होती थी और इसकी पूरी कमान सीएम शिवराज सिंह के हाथ रहती थी, लेकिन इस बार 5 अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं। 5 अलग अलग क्षेत्रों से निकल रही है और 5 का जिम्मा दिग्गज नेताओं पर है। भाजपा इन यात्राओं के जरिए एक साथ 3 समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय। वह कैसे, हम ये भी समझा देते हैं। पहले चित्रकूट से शुरू हुई कामता नाथ के दर्शन के बाद जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई ब्राह्मण बाहुल्य विंध्य को साधने की कोशिश। दूसरी नीमच से शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ ने रवाना किया। मालवा में करणी सेना से जुड़े राजपूतों को मनाने की कोशिश। तीसरी और चौथी यात्रा शिवपुर और मंडला से एक साथ रवाना होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राम तलाई हनुमान मंदिर से रवाना करेंगे। आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद। 5वीं यात्रा खंडवा से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धूनी वाले दादाजी मंदिर से हरी झंडी दिखाएंगे। महाराष्ट्र की सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस। साफ है, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। तो सर्वे में कमजोर पड़ रहे क्षेत्रों को इन यात्राओं के जरिए मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ये यात्रा सरकार के काम बताने के लिए है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता भाजपा को नकार चुकी है, तो कोई भी यात्रा निकाले फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार में आने के बाद में जनता के बीच हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं। हमने क्या किया, क्या हम करने वाले हैं, लगातार जनता से संवाद करते हैं और जनता से आगामी चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। समीकरण तो एक ही है, जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन की सेवा करने लगातार हम जुटे हुए हैं। जो समीकरण वोट बैंक की राजनीति करने का काम करते हैं वो कांग्रेस पार्टी धूल धूसरित है, पराजित है। ऐसा साख और धाक वाला नेता नहीं बचा जो जनता का सामना कर पाए। इसीलिए भाजपा जनता के बीच, जनता के साथ लगातार जनता से आशीर्वाद लेने के लिए उतरी हुई है। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने विकास यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। उस समय जनता ने नकार दिया था। यहाँ पे तुलसी सिलावट जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जन आशीर्वाद लेकर यात्रा लेके पहुंचे थे, सैकड़ों लोगों ने घेर लिया। तो जन आशीर्वाद यात्रा किस बात का आशीर्वाद मांगने जा रहे हो? जिस प्रदेश में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, जो प्रदेश भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा है, आप किस बात का जन आशीर्वाद मांगने निकलो? 2018 के रिजेक्टेड माल को 2023 में जनता पसंद नहीं कर रही। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2023 का चुनाव केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के काम गिनाकर लड़ रही है, तो विधानसभा के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका फोकस है। केंद्रीय नेताओं के हाथ जन आशीर्वाद यात्रा की कमान देने की एक वजह शायद ये भी है। देखना यह है कि इसमें वो कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा डबल इंजन यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बदला जन आशीर्वाद यात्रा का अंदाज? केंद्रीय नेताओं को जन आशीर्वाद यात्रा की कमान देने के क्या हैं मायने? क्या जन आशीर्वाद यात्रा से सध जाएंगे क्षेत्रीय और जातीय समीकरण? जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले कौन सा कदम उठाएगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण चुनावी सरगर्मी मध्य प्रदेश में जिस वजह से हो रही है वो है जन आशीर्वाद यात्रा, और यह भारतीय जनता पार्टी के खेमे की एक एक्टिविटी है, उनका एक कदम है। वैसे तो जन आशीर्वाद यात्रा
शिवराज सिंह चौहान जी अकेले ही गुज़िस्ता वर्षों में निकालते आए हैं, लेकिन इस बार जन आशीर्वाद यात्रा का पैटर्न बदला हुआ है। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व भी बराबर से भागीदारी कर रहा है। अब इसको कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें तो कांग्रेस कहती है कि यह भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है, स्थानीय नेतृत्व कमजोर है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने चीज़ों को अपने हैंड ओवर ले लिया है या उसको टेक ओवर कर लिया है या उसको नियंत्रण में कर लिया है। लेकिन अगर रणनीति के नज़रिए से देखें तो ये डबल फोर्स है। कर्नाटक के जो नतीजे रहे, हिमाचल के जो नतीजे रहे, तो 4 बार की सरकार है। एक कहते हैं कि स्थायित्व कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा कर देता है। भले ही सरकार अच्छे से अच्छा काम कर ले तो उसको कुछ नया लगना चाहिए, तो एक फ्रेशनेस देने का भी ये एक जरिया हो सकता है, एक राजनीतिक ताजगी देने का भी ये उपक्रम हो सकता है। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व जब काम करेगा तो आगामी जो लोकसभा के चुनाव होंगे उनके लिए एक ज़मीन तैयार होगी, तो इसको एक कुशल रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। बहरहाल ये क्या है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सनवर पटेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल सनवर जी, ये जो जन आशीर्वाद है इसमें 11 चेहरों के साथ मोदी जी खड़े हुए हैं। 5 लोग इस तरफ हैं, 6 लोग इस तरफ हैं। एक टीम, बड़ी टीम के साथ इस बार जन आशीर्वाद निकाला जा रहा है। तो ये यात्रा आयोजित की जा रही है और युद्ध स्तर पर है कि 3 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में हजारों जगहों पर सभाएं, हजारों जगहों पर नुक्कड़ सभाएं, हजारों मीटिंग्स। तो एक सांगठनिक दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्कृष्ट है। लेकिन क्या जो पिछले सालों से पैटर्न चला है, क्या उसमें वर्तमान नेतृत्व की या स्थानीय संगठन की कमजोरी को तौर पर देखा जाए क्या उसको? बिल्कुल नहीं नवीन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो जन आशीर्वाद यात्राएं हैं, निश्चित रूप से जन आशीर्वाद मतलब जनता के बीच जाकर आशीर्वाद लेने का काम वही व्यक्ति या वही राजनीतिक दल करता है या कर सकता है जो जनता के बीच रहकर जनता के काम करता है, जनता के सुख दुख की फिक्र करता है, जनता के लिए रात दिन एक करता है, 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहता है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी एक नहीं 5-5 स्थानों से, और जैसा आपने कहा लाखों लाख कार्यकर्ताओं के साथ और हजारों जनसभाओं के साथ और नीचे तक जाकर, मैं तो कहूंगा कि लगभग 62,000 बूथों तक जाकर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का काम कर रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या कारण रहा कि पैटर्न बदला। देखिए, लगातार परिवर्तन, लगातार संसार का नियम है। हम लोग लगातार हर दिन नई ताजगी के साथ, नई योजना के साथ जनता के बीच आने का काम करते हैं, जनता के सुख दुख में खड़े होने का काम करते हैं। तो जितने अधिक लोगों तक हम पहुंच सकते हैं वो पहुंचने का काम कर रहे हैं। प्रताप भानु जी, क्या है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन में कहीं ट्रेन ही ना बदल जाए, तो इन्होंने ट्रेन का पैटर्न बदल दिया है। ट्रेन में इंजन 2 लगा दिए हैं, रास्ता बदल दिया है, लेकिन ये नहीं हो कि भाई कांग्रेस की ट्रेन में जनता चढ़ जाए इस बार। देखिए नवीन जी, सरवर जी कुछ भी कहें, परंतु सच्चाई ये है कि इनका नेतृत्व का टोटल टेक ओवर इनके केंद्रीय नेतृत्व ने कर लिया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार फेल हो गई, भाजपा का नेतृत्व फेल हो गया और कुछ कर नहीं पाए बातों के अलावा, इवेंट मैनेजमेंट और झूठी घोषणाओं के अलावा। नहीं तो आप देखिए, कभी जरूरत नहीं पड़ी थी प्रदेश में, प्रदेश के नेतृत्व और प्रदेश के नेता के देखरेख में ही चुनाव होते थे, यात्राएं होती थी। अभी तो इन्होंने घोषित ही नहीं करा कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। इन्होंने ये घोषित नहीं करा कि मध्य प्रदेश में ये यात्रा किसके नेतृत्व में निकल रही है। और ये आशीर्वाद लेने की जरूरत क्यों बढ़ गई? यदि सरकार ने 18 साल 19 साल काम किया है तो जनता के पैसे पर, जनता के प्रशासन का दुरुपयोग करके ये इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। और अब ये आशीर्वाद यात्रा का नाम देकर ये भी एक इवेंट मैनेजमेंट है। करोड़ों लाखों रुपया कर्ज हो गया है मध्य प्रदेश पर, रिकॉर्ड 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे 23,000 का कर्जा था।
ये कर्जा लेके घी पी रहे हैं। सरकार के बलबूते पर, प्रशासन के बलबूते पर ये आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। यदि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, अपने कार्यक्रम पे भरोसा है, तो ये दलीय आधार पर उस काम को करते। पूरा प्रशासन ठप है। मैं देख रहा हूं 6 महीने से, कहीं मुख्यमंत्री आ रहा है, कहीं प्रधानमंत्री आ रहा है, कहीं इनकी सभाएं हो रही हैं, कहीं आदिवासी सम्मेलन हो रहा है, कहीं वो नए कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, कहीं किसी के शिलान्यास किया जा रहा है। प्रशासन जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहा। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मध्य प्रदेश में 25-30 सालों में इतनी गिरावट मैंने कभी नहीं देखी जो आज देखने में आ रही है। ही नहीं प्रशासन, सिर्फ आओ भगत में लगा हुआ है। कहीं गृह मंत्री आ जाते हैं, कहीं रक्षा मंत्री आ जाते हैं, कहीं वो प्रधानमंत्री के वैष्णव मंत्री जी आ जाते हैं, कहीं वो नरेंद्र सिंह तोमर आ जाते हैं। क्या मतलब है? इनने क्या दिया है मध्य प्रदेश के लिए? आज ये मध्य प्रदेश में किस तरह से हकदार हैं आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए? क्या दिया है वैष्णव ने मध्य प्रदेश को? क्या दिया रक्षा मंत्रालय ने? रक्षा मंत्री ने एक भी हमारा कोई फैक्ट्री, रक्षा की डिफेंस फैक्ट्री दी हमारे मध्य प्रदेश को? आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो गृह मंत्री को लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। कितने आदिवासियों पे आज देखिए हालत खराब है, मर रहे हैं, उनके चेहरों पर पेशाब हो रही है। अभी हरिजन आप देखिए हमारे अनुसूचित जाति का खुरई में, मंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। मैं पूछ ये सब पूरे प्रशासन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इन्हें करना है तो अपने संगठन के बलबूते पर करें, व्यक्तिगत रूप पे तौर पर जाएं। घोषणाएं कर रहे हैं नई नई। कांग्रेस ने दी महंगाई से राहत के लिए महिलाओं को दे दिया 1500 रुपए का योजना। हिमाचल में 500 रुपए सिलेंडर की योजना हमने दी, राजस्थान में दे दी। हमने 100 यूनिट बिजली माफ कर दी, 200 यूनिट बिजली माफ कर दी। अब ये वही घोषणाओं की नकल कर रहे हैं। पूछ लेते, महंगाई के कारण मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, महंगाई की चक्की में पिस रही है, प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमें घोर आपत्ति है इस बात पर। महंगाई के कारण सर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, पूरे देश की जनता परेशान, सभी परेशान है। जी जी। मैं तो प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गौरव चतुर्वेदी जी, गौरव जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भाई ये हम भी समझते हैं कि कोई भी चीज जब बहुत लंबे समय तक आ जाए तो एक स्थायित्व, एक जड़ता आ जाती है। हमने अपना पैटर्न चेंज किया है। हम जनता तक जाने का कोई भी माध्यम नहीं छोड़ना चाहते। हम नए तरीके से जा रहे हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस बार हमारे साथ है, कोई कमजोरी नहीं है। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी के बनस्पत कांग्रेस भी कुछ बड़े कार्यक्रम करती है तो लॉ एंड ऑर्डर तो कांग्रेस को भी सपोर्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन तो वहां भी लगेगा। राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे तो प्रशासन व्यवस्थाएं करेगा, करना ही पड़ेगा। तो अब फिर कुछ समय बाद आचार संहिता हो जाएगी तो बड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से अभी पूरे प्रशासन को झोंक दिया है, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, इस प्रकार के कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? नवीन जी, ये आरोप कोई नया आरोप नहीं है। जो भी विपक्ष में रहा है, वो चाहे भाजपा रही हो या कांग्रेस रही हो, हमेशा चुनाव के दौरान सरकारों पर इसी तरह के आरोप लगते आए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पैटर्न बदलने पर मेरे दो मत हैं। आपने भी बताया कि क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, लेकिन जो चेहरा आपका सबसे बड़ा है, शिवराज जी आज मध्य प्रदेश में भाजपा की ताकत भी है और कमजोरी भी है। ऐसे समय में उनको पीछे करके अन्य नेताओं के हवाले पूरी यात्रा को कर देना आश्चर्यचकित कर रहा है। ये अलग बात है, अगर परिणाम विपरीत रहे तो जवाबदारी किसकी होगी ये भी तय करने की बात आएगी। उस समय बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अगर शिवराज जी के कारण चुनाव हारते तो आप शिवराज जी के ऊपर ठीकरा फोड़ सकते थे, या जीतते तो शिवराज जी को चेहरा मान सकते थे। लेकिन आज 5-5 लोग अलग से यात्रा निकालने, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में रिजल्ट का आकलन क्या होगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कौन मुख्यमंत्री पद से हटेगा? जी जी, ये एक सवाल गौरव जी ने खड़ा किया है कि भाई अभी तक तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती थी कि भाई इनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, जैसे कांग्रेस में है तो ले दे के बाद कमलनाथ जी पर आएगी। लेकिन ये सामूहिक
जो इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार चुनाव वाकई में भारतीय जनता पार्टी चेहरे पर नहीं है, अपने कमल के फूल पर ही लड़ रही है, तो पूरी पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा। जैसे कर्नाटक में सवाल केंद्रीय नेतृत्व से लेके सब जगह उठाए, तो आपको नहीं लगता कि अगर कुछ भी रिवर्स इम्पैक्ट हुआ तो ज्यादा डैमेज हो जाएगा? नहीं नवीन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो कमल का फूल ही हमारा चेहरा होता है। आज से पहले भी और आज के बाद भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का फूल है। प्रत्याशी कोई हो, मुख्यमंत्री के लिए तय किसी का भी हो, लेकिन कमल का फूल सबका नेता है, सबका लीडर है, हमारा सिंबल कमल का फूल है। और रही बात एक से अधिक जगह जाने की, अनेक बार जाने की, तो जिसके पास बड़ा नेतृत्व है, जिनके पास केंद्रीय नेतृत्व है या ऐसा नेतृत्व है जिनकी सर्वमान्यता देश भर में है और दुनिया में है, वही तो लोग जाएंगे ना जनता के बीच। अब जिनके पास कुछ है नहीं, आज कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कौन जाएंगे? राहुल गांधी जाएंगे। अब राहुल गांधी पिछले बार आए थे पिपलिया मंडी में और उन्होंने 1 से 10 तक की गिनती सुनाई थी कि 1 से 10 तक की गिनती ऐसे बोली जाती है। मध्य प्रदेश वासियों को शायद हमको पता नहीं था। तो वो 1 से 10 तक की गिनती के बाद 15 माह तक नहीं आए कि भाई 10 दिन हो गए, आप तो 11वें दिन बदलने वाले थे मुख्यमंत्री को, तो क्यों नहीं बदला? तो वो 15 माह तक नहीं आए। 15 माह का त्राहिमाम, 15 माह का हाहाकार, और 15 माह में 15 बार भी भोपाल छोड़कर कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री भोपाल छोड़कर बाहर निकले नहीं। तो क्या मुंह लेकर जाएंगे बताइए आप? और कौन नेतृत्व जाएगा उनका? जब नेतृत्व विहीन कांग्रेस है, उनके पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है, तो कौन जाएगा और कहां जाएंगे और कैसे जाएंगे? अब अगर जाते हैं तो हिसाब देना पड़ेगा 15 माह की सरकार का कि आपने जनहितैषी योजनाओं को क्यों बंद किया था, कितने बेटे बेटियों की आपने शादी की, कितने बेटे बेटियों का आपने निकाह करवाया, क्यों आपने तीर्थ दर्शन यात्रा बंद की, क्यों आपने 973 वचन पत्र को वचन दिए थे, उनमें से क्यों आपने एक भी पूरा नहीं किया? किस बेटे बेटी को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया बताइए? किस बेटी को आपने स्कूटी दी बताइए? कुछ नहीं है, खाली हाथ है। तो खाली हाथ वाला कैसे जाएगा? इतने वरिष्ठ हमारे यहाँ कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, सम्माननीय भानु प्रताप जी, अब वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ रहा है आशीर्वाद लेने। अरे जो काम करेगा वही तो आशीर्वाद लेने जाएगा, जिसने कुछ किया ही नहीं है वो कैसे जाएगा? और नेतृत्व की आपने बात की, केंद्रीय नेतृत्व जिसके पास इतना अच्छा है उसी राजनीतिक दल का केंद्रीय नेतृत्व जाएगा। और सबसे अच्छी बात हमारी ये है कि बड़े से बड़ा नेता सबसे पहले हमारा अपने आप को कार्यकर्ता मानता है, इसलिए कार्यकर्ता भाव से उसको जहां जिम्मेदारी दी जाती है वो वहां जाकर काम करता है। यही हमारी ताकत है, यही हमारा नेतृत्व है। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्रताप भानु जी, ये तो कह रहे हैं कि जाओगे क्या लेके और कहाँ जाओगे और किसके साथ जाओगे? न नीति है, न नीयत है, न नेता है, मतलब कांग्रेस में इनके हिसाब से तो कुछ है नहीं। देखिए नवीन जी, इन्होंने इनके दल के नेताओं की परिभाषित कर दिया। हम वो तो यही समझ रहे हो, ये हमारे दल के नेताओं को तो परिभाषित करने का अधिकार इनको है नहीं। और ये डबल इंजन की सरकार जिसका जिक्र आपने करा और इनके केंद्रीय नेता, जिनके नेता की दुहाई ये बता रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि किधर किसानों की आमदनी दुगनी हो गई? 2 करोड़ हर साल लोगों को रोजगार देने थे, आज 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, क्या हुआ? सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाना चाहिए था, क्या हुआ? अच्छे दिन आने वाले थे, उसकी जगह महंगाई के दिन आ गए, उसका क्या हुआ? ये जवाब तो अब इन्हें देने पड़ेंगे। ये अच्छा है कि केंद्र के लोगों को लेके आए, जनता पूछेगी। ये इनके केंद्रीय नेता नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था, अमित शाह ने वायदा किया था, और आज भी ये बाइट और उनके पुराने वीडियोस घूम रहे हैं। ये सब बातें इससे मुकर नहीं सकते। ऐसा झूठा नेतृत्व कह के बदल जाए, देश की बजाय स्वयं पर मंत्र मुग्ध हो और इतने उसमें हो, क्या कहें, भरोसे में, ऐसा हमने पहले कभी भी नहीं देखा है। और ऐसा अभिमान करने वाले लोग और अपने उस पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने वाले, केंद्र का प्रधानमंत्री, केंद्र का नेतृत्व देश को विश्वास में लेकर चलता है। किसी भी तरह से कोई भी घोषणाएं अचानक नहीं हो जाती हैं, चाहे वो कोरोना के टाइम की बात हो, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो। अपने गिरवान में तो झांक के देखो, डेमोक्रेसी में क्या होती है। डिक्टेटरशिप से नहीं चलती डेमोक्रेसी, अहंकार से डेमोक्रेसी नहीं चलती। और जो आप कह रहे हो कि हमारे नेता में तो आप है तो दो ना, 20 करोड़ लोगों को रोजगार कहां दिया? 5 लाख लोगों को रोजगार पत्र बटे, सिर्फ 5,50,000 लोगों को। वो आंकड़ा देख लो सरवर जी जरा कितना है।
15-15 लाख आज तक लोगों के खाते में नहीं पहुंचे मैं हैं। अगले चरण में महंगाई फिर दुगनी आऊंगा। हो गई, इस बार पर्याप्त दुगनी, समय, पेट्रोल, डीजल, पर्याप्त एलपीजी, समय रसोई गैस, भानु जी, दालें, भानु प्रताप जी, मैं पता अगले नहीं राउंड क्या-क्या में फिर चीजें आता भाव हूँ। बढ़ एक गए। संक्षिप्त राउंड और अरे कब लेंगे, तक बेवकूफ बनाओगे आप? एक संक्षिप्त हिसाब दो राउंड, जनता को, एक क्या संक्षिप्त, हुआ है 10 साल में, एक हिसाब दो संक्षिप्त, जनता को 18 साल में क्या किया है। एक संक्षिप्त, आशीर्वाद लेने निकल गए आपके नेता। एक ब्रीफ राउंड और ले लेंगे। एक पहले मैं गौरव जी की प्रतिक्रिया ले लूं। गौरव जी, इस बार क्या है कि क्या मुद्दा होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? देखिए, अभी भी मुद्दे डिक्लेयर नहीं है। भारतीय जनता मतलब स्कीम्स तो हैं, छूट की, ये जैसे लाडली बहना में ये 3000 कर दिया जाएगा, गैस सिलेंडर अभी जो रक्षाबंधन वाला था वो 450, कांग्रेस के पास भी है बिजली का ऐसे। लेकिन ये कोई भी एक ऐसी दीर्घकालीन योजना, कोई वचन जो, जैसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, बड़ी समस्या है महंगाई, बड़ी समस्या है अशिक्षा, बड़ी समस्या है स्वास्थ्य, इनको लेकर किसी, न तो कांग्रेस कुछ बोल रही है न भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। थोड़ा भी ये ऑफर चल रहे हैं, मतलब इलेक्शन ऑफर चालू हो गए। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि विकास का कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा पनप नहीं पाया है अभी तक। जो भी स्थिति है वो कांग्रेस बैकफुट पर इसलिए कि कांग्रेस ने जिन मुद्दों की घोषणा की थी उन मुद्दों को शिवराज जी ले उड़े और उन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से लागू भी कर दिया। चुनाव के जो मुद्दे हैं वो जिस दिन घोषणा पत्र आएगा उस दिन तय हो पाएगा। अब ना अभी महंगाई का कोई मुद्दा काम कर पा रहा है, ना विकास का कोई मुद्दा काम कर पा रहा, सिर्फ ऑफर का और यात्राओं के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने का या प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने पक्ष में करने का सिर्फ यही मुद्दा रह गया और एक्टिविटी रह गई है पॉलिटिकल। मुद्दा तो अभी वास्तव में कोई सा भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम, एक सोशल जस्टिस के लिए हमारे जो भाई बहन हैं जो किसी भी कारण बस आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। लेकिन एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्वास्थ्य के लिए, एक शिक्षा के लिए, कि हम आएंगे सरकार में तो हम यहाँ एक नॉलेज सिटी खोलेंगे, हम यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे, इतने रोजगार देंगे, ये इन पे बात नहीं कर रहे हैं। नवीन जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और सम्माननीय जो पूर्व सांसद महोदय हमारे साथ हैं वो भी इसी के इर्द गिर्द थे। उनका कहना था कि आखिर क्यों जा रहे हो आप, आपने क्या किया है। और मैं उन्हीं के सवाल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने की कोशिश करता हूं। देखिए नवीन जी, बहुत ही स्पष्ट है कि आज से 18 साल पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, गरीबी के हाल क्या थे, चरम पर गरीबी थी। 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति मात्र आय थी, आज 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। उसको ये समृद्धशालीता नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? इनके मानने से कुछ नहीं होता, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। आज सड़क, बिजली, पानी के क्या हाल थे। सड़कें मध्य प्रदेश में जब आते थे तो गड्ढों से पता चल जाता था कि मध्य प्रदेश की सीमा आ गई है। आज 50,000 किलोमीटर के मुकाबले में 5,11,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में चमचमाती हुई। बिजली के क्या हाल थे, बिजली के क्या हाल थे? बिजली आती थी या जाती थी पता नहीं चलता था, 2 फीसियों से 3 फीस किया जाता था। और आज बिजली हमारे पास एक्सिस से गौरवान्वित होते हैं जब दिल्ली की मेट्रो भी उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा जब वो चलती है तो मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है। और पानी के क्या हाल थे? आप 5 लाख हेक्टेयर से आज 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। प्रताप भानु जी ये कह रहे हैं हम तो जो किया है ना डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर में वही तो लेके जा रहे हैं। कितने थे? वही बता। यदि नवीन जी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के, जनता की वेलफेयर के काम किया होता तो उन्हें जनता के बीच में जाने का या इवेंट मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता खुद दरवाजे इनके खड़ी रहती, काम करता है। जनता इनके दरवाजे खड़ी रहती। सरवर जी आपके दरवाजे खड़ी रहती। आज आपको दरवाजे क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, वरना कांग्रेस जैसे हाल हो जाते हैं। अब आप सुन लो हमने हमारे 5 जो शपथ दिए, 11 वचन दिए। महिलाओं को 1,500 रुपया, 500 रुपया गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली, किसान का कर्जा माफ, पुराने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना, 5 हार्स पावर तक का बिजली का बिल माफ, सिंचाई के पुराने बिल माफ, 27% ओबीसी आरक्षण, 12 घंटे बिजली सुनिश्चित करेंगे, जातिगत जनगणना होगी, किसान आंदोलन का सब प्रकरण माफ होंगे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी कुछ किया नहीं।
अब कुछ बताने की कोशिश करें, वो जनता को मंजूर नहीं है। जी जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी, आप बताइए कि कांग्रेस कह रही है उसके पास मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसने काम किया है, लेकिन जनता के पास चुनाव में जोर शोर से पहुंचना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कांग्रेस को भी मूवमेंट दिखना चाहिए। कांग्रेस के संगठन का अभी टिकट का मूवमेंट ही दिख रहा है। सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस को कुछ ना कुछ मूवमेंट शुरू करना चाहिए। वो मूवमेंट जैसे इन्होंने अभी महिला सम्मान योजना के फॉर्म वगैरह भरे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ने थोड़ी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। और खासकर अब बचा कितना है, 45 दिन बमुश्किल बचे हैं इन सारी कवायदों के लिए, क्या कहेंगे? नवीन जी, असल में कांग्रेस को जो विपक्ष की भूमिका निभाना थी वो निभाने में मुझे लगता है कि असफल रही है, क्योंकि जो जनता के असल मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर लें, हम भ्रष्टाचार की बात कर लें, जहां विकास नहीं हो पाया उसकी बात कर लें, या समस्याओं की बात कर लें, जन समस्याओं की बात कर लें, जो कांग्रेस को अपना प्रदर्शन करना चाहिए था, जिसके साथ जनता जुड़ती, उन मुद्दों पर कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस कर पाने में असफल रही है। सरकार की भी गलतियां नहीं, सरकार ने उनका सही तरीके से आकलन नहीं किया और उसे दूर करने का कोई प्रयास भी नहीं किया। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आगे पीछे इंजन और बीच में रहेगी बोगी। वैसे तो आगे आगे इंजन और पीछे पीछे बोगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे पीछे इंजन और बीच में रहेगी बोगी। और किसकी सरकार होगी, कौन चढ़ेगा इस ट्रेन में और कहाँ उतरेगा, और कहीं ड्रेल तो नहीं हो जाएगी, कहीं बर्निंग ट्रेन तो नहीं हो जाएगी, बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे सवाल हैं। जवाब कोई दे नहीं सकता, जवाब देगी जनता जनार्दन। मीडिया लगाएगी कयास, तो हम भी लगाते रहेंगे, और कुछ सच्चे, कुछ अंदाज और अनुमान के आधार पर आपके पास आंकड़े पहुंचाते रहेंगे, लेकिन सही आंकड़े तो ईवीएम में जनता की उंगली ही तय करेगी। तो अब ये डबल इंजन की सरकार और कांग्रेस की सिंगल इंजन की जो ट्रेन है, दोनों की रफ्तार चेक हो जाएगी। कौन बाजी मारता है, कौन सफलता और विजय के स्टेशन पर पहुंचता है, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।